नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। विजन एग्री एकेडमी आपके लिए जो है टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो लेकर आए हैं। इसमें आपको डेली 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। जनरल से शुरू करेंगे और साथ में साथ सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जनरल हो जाएगा, फिर एग्रोनॉमी, फिर हॉर्टिकल्चर आपका, फिर आपका जो है ये कहें कि आपका सीड टेक हो गया, वीड साइंस हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एनिमल हजबेंड्री हो गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें आपके जैसे 5 सेशन आपके जनरल एग्रीकल्चर हो जाएंगे, तो 5 सेशन में कितने क्वेश्चन हो गए? 5 15, 150 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर के हो जाएंगे। ऐसे ही 5 से 6 सेशन आपके एग्रोनॉमी के हो जाएंगे, और ऐसे ही आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, यूपी पीएससी, डीएचओ एंड एसटीए कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र। कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र, और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो है सेशन 1 है, जिसमें आपके सामान्य कृषि के एमसीक्यूज कराने वाले हैं, और इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए और एक एक सेशन से जो है नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा फुल एक्सप्लेनेशन भी देने वाले हैं आपको। ठीक, शुरू करते हैं आज के सेशन से। शुरू करने से पहले आपको टाइमिंग बता दूं कि जो आपका प्रीमियर चलेगा सुबह 7 बजे, तो एजीटीए एंड यूपीपीएससी डीएचओ एसटीए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लास, मतलब कि जो आपकी ये क्लास है सुबह 7 बजे से होगी। 8 बजे से एजीटीए एंड यूपीपीएससी डीएचओ एसटीए टॉपिक वाइज क्लास है। उसमें आपके एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास चलेगी। कॉन्सेप्ट मतलब कि जो भी आपका सिलेबस है या फिर कहें जो भी आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में है, उसके अनुसार टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, वो कब चलेंगी? आपकी सुबह 8 बजे। शाम को 4 बजे क्या होगा? ओवरऑल एग्रीकल्चर 30 एमसीक्यूज एंड यूपीटीएस सेट पेपर अल्टरनेटिवली मतलब कि कहें कि एक दिन आपको 30 क्वेश्चन जो है ओवरऑल एग्रीकल्चर के कराए जाएंगे। ठीक, और साथ में साथ जो है एक सेट पेपर जो है एक दिन छोड़ एक दिन सेट पेपर भी लगवाया जाएगा। और 5 बजे, शाम को 5 बजे क्या कराएंगे? बैंक की 3 डे, तो आपकी 3 डेज जो है मैथ की क्लास चलेगी, और 3 दिन आपकी जो है रीजनिंग की क्लास चलने वाली है। तो 3 दिन मैथ और 3 दिन रीजनिंग, स्पेशली आईबीपीएस एएफओ के लिए। किसके लिए बच्चों? आईबीपीएस एएफओ के लिए, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक, तो बढ़िया से अगर कि आप आईबीपीएस एसओ या फिर कहें एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको जो है जुड़ जाना चाहिए हमारे चैनल से। और जो भी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहने वाले, ओनली यूपीपीएससी के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम में यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो आईबीपीएस एसओ एएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो शाम को 5 बजे मैथ एंड रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपका, कल्टीवेशन ऑफ राइस वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। चावल की खेती निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? चावल की खेती निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? आंसर करिएगा बढ़िया से। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? चावल की खेती किस वर्ष शुरू की गई? जनरल का क्वेश्चन है, सामान्य बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया से आंसर कीजिए। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो चावल की खेती जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 2200 ईसा पूर्व में। कब की गई थी शुरू? 2200 ईसा पूर्व में। आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 2200 ईसा पूर्व का। क्या भैया? 2200 ईसा पूर्व में आपकी जो है चावल की खेती शुरू हुई थी। आगे बात करें आपके 2300 ईसा पूर्व में भैया क्या हुआ? 2300 ईसा पूर्व की बात करें तो 2300 ईसा पूर्व में चने की खेती, लिख लेना, चने की खेती। 2300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? चने की खेती। ठीक, साथ में साथ कपास की खेती। किसकी भैया? कपास की खेती। चने की खेती हो गई आपकी, कपास की खेती हो गई, और साथ में साथ आपका जो है नाशपाती सरसों, नाशपाती
नाशपाती और सरसों की खेती शुरू हुई। सरसों की खेती शुरू हुई कब आपकी? 2300 ईसा पूर्व में या 2300 बीसी में। 2200 बीसी में क्या हुआ भैया? चावल की खेती। अभी हाल पढ़ाना कि कल्टीवेशन ऑफ राइस, चावल की खेती शुरू हुई। 8700 बीसी में क्या हुआ बच्चों? भेड़ पालन, या फिर कहें आपका सीप डोमेस्टिकेशन या भेड़ पालन जो है शुरू हुआ था आपका कब? 8700 बीसी में। और 7700 बीसी में क्या हुआ था बच्चों? बकरी पालन। 7700 बीसी में क्या हुआ बच्चों? बकरी पालन। 7700 बीसी बकरी पालन। तो नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर जो है 2200 ईसा पूर्व, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है चावल की खेती। 2300 ईसा पूर्व में चने की खेती, कपास की खेती, नाशपाती की खेती और सरसों की खेती शुरुआत हुई। 8700 बीसी में आपका भेड़ पालन और 7700 बीसी में बकरी पालन। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहें तो ये कह सकते हैं कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक, आगे चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 1982 में, 1965 या 1955 में। बताइए आंसर क्या होगा। बात करें बच्चों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी जनवरी 1965 को। एफसीआई की स्थापना कब हुई आपकी? जनवरी 1965। ठीक, जनवरी 1965 को जो है आपकी एफसीआई या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना आप। ठीक, जनवरी 1965 एफसीआई की स्थापना। अब आगे बात करें कि भैया आपका 1960 में क्या हुआ था, तो 1960 में पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय खोला गया आपका पंतनगर के अंदर, जिसे गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई आपकी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई। 1955 में कुछ भी नहीं हुआ। 1960 में आपका पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंदर स्थापित हुआ। और जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना, 1965 में आपका जो है एफसीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1960 में, 1982, 1965 या 1955। जो आपका एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्या भैया एनडीडीबी है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो आपके एनडीडीबी के पहले महानिदेशक हुए वो कौन हुए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हुए, कुरियन सर हुए। ठीक, जो कि किसके आपके सफ़ेद क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं। सफ़ेद क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन या फिर कहें ऑपरेशन फ्लड, जो कि आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, उसके जनक कहे जाते हैं कौन? आपके वर्गीज कुरियन। ठीक, और यह जो है आपकी जो सफ़ेद क्रांति है 1970 में शुरू हुई थी और यह चली आपकी 3 चरणों में चली थी। कब तक? 1996 तक चली थी। ठीक, और इसी क्रांति के कारण ही आपका जो भारत है, ठीक है, या इंडिया है, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर हो गया। किसमें? आपका मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? आपका इंडिया का, भारत का है। लेकिन आपसे कहें गाय के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? गाय के दुग्ध उत्पादन में की बात करें तो गाय के दुग्ध उत्पादन में
दूसरा स्थान है। गाय के दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? सेकंड है या दूसरा स्थान है भारत का। वो क्यों है? पहला जो है अमेरिका का है, दूसरा भारत का। क्योंकि जो आपका मिल्क प्रोडक्शन सबसे अधिक बफेलो से जो है मिलता है, या फिर कहें सबसे अधिक जो इंडिया में बफेलो से मिल्क लिया जाता है, इस वजह से 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो बफेलो का है। ठीक, यहाँ पर गायों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है मिल्क प्रोडक्शन में, इसलिए जो है भारत का स्थान जो है मिल्क प्रोडक्शन में तो पहला है, और साथ में साथ बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में भी पहला स्थान है। लेकिन गाय के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 1965 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर कैन स्टार्टेड? 1959 में, 1957 में, 1970-71 में, 1985-86 में। बताइए आंसर क्या होगा? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर तो आपका हो जाता है 1970-71। गन्ना पर अखिल भारतीय या फिर कहें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ था आपका? 1970-71 में। और गन्ना पर अखिल भारतीय परियोजना अनुसंधान परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? ये आपकी कहाँ पर? आपका जो लखनऊ या फिर कहें आपका गन्ना जो एक कह सकते हैं गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ से ही यह जो है आपकी परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? आपकी गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। ठीक, और यह 1970-71 में शुरू हुई थी। और 1970-71 में शुष्क खेती पर क्या भैया? शुष्क खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी आपकी कब शुरू हुई थी? 1970-71 में हुई थी। गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब हुई थी? 70-71 में हुई थी। और 1957 में पहली, या फिर कह सकते हैं 1957 में मक्का पर, किस पर भैया? मक्का पर पहली जो है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी आपकी। किस पर? मक्का पर। कब शुरू हुई? 1957 में। कब शुरू हुई बच्चों? 1957 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तो आंसर आपका 1970-71 जो है सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई? 4400 ईसा पूर्व में, 7500 ईसा पूर्व में, 3500 ईसा पूर्व में, या 3000 ईसा पूर्व में? आंसर करिएगा बढ़िया से इसको कि कब जो है आलू की खेती प्रारंभ हुई थी, कहाँ पर आपकी? भारत के अंदर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ सही आंसर तो हो जाता है आपका 3500 ईसा पूर्व। भारत में आलू की खेती कब शुरू हुई थी आपकी? 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। कब बच्चों? 3500 ईसा पूर्व में। अब बात करें कि भैया 4400 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो 4400 ईसा पूर्व में आपका क्या हुआ था? मक्का की खेती। किसकी भैया? मक्का की खेती की शुरुआत हुई। कब आपकी? 4400 ईसा पूर्व। 4400 ईसा पूर्व में भारत में क्या हुआ आपका? मक्का की खेती। 7500 ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका? जौ व गेहूं की खेती। जौ व गेहूं की खेती की शुरुआत हुई आपकी कब? 7500 ईसा पूर्व में। और 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि आपके जो उपकरण बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उपकरण बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया गया। किसके लिए? आपका उपकरण बनाने के लिए। कब आपका? 3000 ईसा पूर्व में। ठीक, और अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत में पहले जो खेती हुई किन फसलों की हुई, तो वो है आपकी जौ व गेहूं। जौ और गेहूं जो है भारत की प्राचीन फसलें हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्राचीन फसलें कौन सी हैं, तो वे हैं आपकी जौ व
गेहूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक कब पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक कब स्थापित हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1982 को, 16 जुलाई 1929 को, 12 जुलाई 1982 को। बताइए आंसर क्या होगा? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बात करें आपके आरआरबी की, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। क्या कहते हैं बच्चों? रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। जो आरआरबी होते हैं क्या कहते हैं? रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। और जो पहला बैंक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पहला आपका आरआरबी खोला गया था, कौन सा भैया? पहला आरआरबी कौन सा खोला गया था आपका? पहला आरआरबी खोला गया था आपका प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक। पहला आरआरबी कौन सा खोला गया था आपका? प्रथमा बैंक। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, प्रथमा बैंक पहला आरआरबी खोला गया था कब? आपका 2 अक्टूबर 1975 को। स्थापना कब हुई आरआरबी की? 2 अक्टूबर 1975 को। याद रखना कि जो आपके आरआरबी हैं या रीजनल रूरल बैंक है, इनकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को जो है आरआरबी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बात करें कि भैया पहला जो प्रथमा बैंक खोला गया था कहाँ खोला गया था? तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पर खोला गया था प्रथमा बैंक? पहला जो है प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया था। ठीक, याद रखना कि पहला प्रथम बैंक जो है प्रथमा बैंक कहाँ पर खोला गया था आपका? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखना ये। अब भैया ये पूछा जा सकता है कि जो पहला बैंक था किस बैंक द्वारा एक है स्पॉन्सर्ड था या प्रयोजक था? तो प्रयोजक बैंक की बात करें, स्पॉन्सर्ड बैंक या प्रयोजक बैंक की बात करें, प्रयोजक बैंक की बात करें तो भैया वो था आपका सिंडिकेट बैंक, जो कि अब तक जो है एक है बंद हो गया है। सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड था आपका पहला आरआरबी। अभी जो है देश में कुल कितने आरआरबी हैं? तो 43 आरआरबी हैं आपके देश के अंदर, इसको याद रखना। और पहला जो है 2 अक्टूबर 1975 को पहला जो है आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक खोला गया था। यह जो है ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते। कौन? आपके जो आरआरबी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक ग्रामीण या फिर कहें रूरल इंडिया को या फिर कहें ग्रामीण भारत को फाइनेंस या वित्त प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? आपके रीजनल रूरल बैंक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 2 अक्टूबर 1975 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आलू का लेट ब्लाइट के कारण आयरिश अकाल की घटना किस वर्ष हुई थी? आयरिश फेमाइन जो कि आपका आयरलैंड के अंदर पड़ा था, या फिर कहें आयरिश अकाल की घटना किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1943 में, 1845 या 1843। जो आपका आलू का लेट ब्लाइट, इसे हम क्या कहते हैं भैया? पछेती झुलसा रोग। क्या कहते हैं? पछेती झुलसा रोग। आलू का पछेती झुलसा रोग। ठीक, जो कि आपका किसके कारण होता है? आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। इसको यह जो है आयरलैंड में जो है एक है आयरिश अकाल पड़ा था, जो कि पड़ा था आपका 1845 में। यहाँ पर आंसर आपका जो सही हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1845। आयरिश अकाल आयरलैंड के अंदर कब पड़ा? 1845 में। किस कारण से पड़ा था? आलू के लेट ब्लाइट या फिर कहें पछेती झुलसा रोग के कारण। आगे चलते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा द्वारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक। यह जो है कब शुरू हुआ था? जो आपका एनपीओपी था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 में, 2005, 2001 या 2002? तो आपका 2001 में जो है एनपीओपी या फिर कहें जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। कब? आपका 2001 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किस वर्ष स्थापित किया गया था? जनवरी 1965 में, जुलाई 1972 में, अक्टूबर 1975 में या जुलाई 1929 में? बात करते हैं पहले CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्या भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग या फिर कहें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यह कार्य क्या करता है? यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या भारत सरकार को MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश देने का कार्य करता है। कौन है भैया? आपका CACP क्या देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर कहें आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करता है। किसके लिए? भारत सरकार के लिए, ठीक है। और साथ में साथ MSP की गणना करने का कार्य भी कौन करता है? CACP की। इसकी स्थापना जो है जनवरी 1965 में हुई थी। किसकी? आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जनवरी 1965 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 10 है, पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, भैया लिखा हुआ है पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी? भोपाल में, कोयम्बटूर, पांडुचेरी या लखनऊ? बताइए आंसर। पहला कृषि विज्ञान केंद्र या KVK कहाँ खोला गया था? तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो पौंडीचेरी में। कहाँ पर खोला गया था? आपका पौंडीचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था, ठीक। यह जो है आपका पॉइंट लिख लेना, TNAU पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंडर में खोला गया था। सेकंड पॉइंट, यह जो है मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है खोला गया था। किसकी? मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है KVK की स्थापना की गई थी। यह किसके अंडर में आते हैं? ICR के अंडर में आते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना कि इसकी जो निगरानी करते हैं या फिर कहें देख रेख करते हैं इनके कार्यक्रमों का, वो कौन करते हैं? आपके अटारी जून, ठीक। अटारी जून करते हैं। अटारी जून क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल या फिर क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अटारी क्या होते हैं? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। कुल जो है भारत में 11 अटारी जून या फिर कहें भारत को 11 अटारी जून में बांटा गया है, ठीक। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपके KVK की निगरानी करते हैं या देख रेख करते हैं, कौन? आपके अटारी जून। और प्रेजेंट में बात करें कितने KVK हैं, तो प्रेजेंट में KVK की बात करें
तो KBK है 729, जो अभी का डाटा कहता है 729 प्रेजेंट में KBK है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जिला स्तर पर कौन सा संस्थान जो है किसानों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, तो वो है भैया आपका कौन, कृषि विज्ञान केंद्र। KBK जो है जिला स्तर पर जो है फार्मर्स को या फिर कहें किसानों को ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं, कौन भैया, KBK। ठीक, और इसकी सफलता का श्रेय जो दिया जाता है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। KBK की सफलता का श्रेय पूछा जाए बच्चों कि किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है, KBK पूरा समझ आ गया। आगे बढ़े, यहाँ पर देखो पांडिचेरी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके वर्तमान DG या फिर कहें महानिदेशक कौन है। 16 जुलाई 1927 और नरेंद्र सिंह तोमर, 16 जुलाई 1929 डॉक्टर हिमांशु पाठक, 12 जुलाई 1982 डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, 16 जून 1935 डॉक्टर हिमांशु पाठक, जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। और स्थापना पूछा गया यहाँ पर किसका भैया, ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, ICR का स्थापना वर्ष तो सभी को पता है ना, 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को तो क्या हुआ था, आपका ICR की स्थापना हुई थी। और वर्तमान डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक की बात करें, DG की बात करें, तो वो है आपके डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है भैया, डॉक्टर हिमांशु पाठक। जो आपका ICR है, ICR की जो स्थापना हुई थी 1926 में एक जो है समिति गठित की गई थी, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। कौन भैया, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर जो है ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। यह जो है आपका नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 जुलाई 1929 हिमांशु पाठक सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न नंबर 12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। 2000 में, 2005 में, 2004 या 2007 में। जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसे हम स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जानते हैं या डॉक्टर स्वामीनाथन समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या था कि 2004 से पहले जो फार्मर्स है, किसान है, उनकी आत्महत्या या सुसाइड बढ़ रहे थे। उनकी जो है जानकारी किस कारण से सुसाइड बढ़ रहे हैं और इसका समाधान कैसे किया जाए। तो MS स्वामीनाथन समिति या फिर आपका जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसने 5 अलग अलग रिपोर्ट पेश की थी, जिसको अभी किसान मांग करते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो एक है कि किसानों की आय दुगनी ना हो जाए, है ना। आय दुगना करने तो चाहते हैं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश है उनको नहीं लागू करना चाहते। तो जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, उसकी स्थापना 2004 के अंदर हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 2004 के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 2004 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है। अपेडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अपेडा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। 1980 में, 1972, 1986 या 1988। अपेडा की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अब ये आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी बच्चों कब? सन 1986 के अंदर, 1986 में जो है अपेडा की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर राजस्थान के अंदर, हिसार हरियाणा के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र या फिर कहें जोधपुर राजस्थान के अंदर। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बढ़िया से आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? करिए बच्चों जल्दी से आंसर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर तो आपका हो जाता है जोधपुर राजस्थान। क्या भैया? जोधपुर राजस्थान। ठीक, जो आपका सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ पर है आपका? जोधपुर राजस्थान के अंदर है। इसे शॉर्ट में काजरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया? काजरी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में स्थापना हुई थी। किसकी भैया? आपकी जो है काजरी की या सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है आपका जोधपुर राजस्थान, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है वेयर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लोकेटेड। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लुधियाना के अंदर, कोच्चि के अंदर, हैदराबाद या भोपाल? बताइए आंसर। जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या क्रीडा, इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं भैया? क्रीडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रीडा। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। क्रीडा की स्थापना कब हुई? 1985 में, जो कि आपका कहाँ पर है बच्चों? हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है आपका? हैदराबाद के अंदर है। कौन भैया? आपका केंद्र शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, शुष्क भूमि खेती के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 लिखा हुआ है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में, पेरू साउथ अमेरिका में, कोलंबो श्रीलंका में, एलेप्पो सीरिया के अंदर। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है बच्चों? आपका पेरू साउथ अमेरिका। कहाँ पर है? पेरू साउथ अमेरिका। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आपकी अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की। किसकी भैया? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की। ठीक, याद रखिएगा इसको। आपका जो मनीला फिलीपींस में है यहाँ पर आपका IRRI है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे आपका? फिलीपींस मनीला के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? फिलीपींस मनीला के अंदर स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो है पेरू साउथ अमेरिका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च एंड लोकेटेड एट। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद, मेरठ, लखनऊ या फिर कहें भरतपुर। तो जो आपका एक है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? आपका हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? हैदराबाद। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 18 है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड एट विच ईयर एंड वेयर इट इज लोकेटेड। गन्ना प्रजनन संस्थान किस वर्ष शुरू हुआ और कहाँ स्थित है? तो 1915 में कोयम्बटूर, 1918 भोपाल, 1912 कोयम्बटूर, 1915 भोपाल। जो आपका गन्ना प्रजनन संस्थान या शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर है? कोयम्बटूर के अंदर है। और स्थापना कब हुई थी? 1912 में। और आपका जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ के अंदर है, स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। कब हुई स्थापना? 1952 के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट लोकेटेड। बकरी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, मथुरा के अंदर, भोपाल, जोधपुर या पटना। तो जो आपका एक है बकरी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? आपका मखदूम, मथुरा के अंदर। कहाँ पर? मखदूम, मथुरा। अगला प्रश्न सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला, कटक, झांसी या फिर कहें पटना। तो आपका कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर बच्चों? आपका शिमला के अंदर। अगला प्रश्न 21 है ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट। मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 33 से 43%, 20 से 24%, 15 से 20% या फिर कहें 44 से 58। तो यहाँ पर मूंगफली में जो तेल की मात्रा या फिर कहें ऑयल परसेंटेज होता है बच्चों वो होता है आपका 44 से 58%। आगे जो है विभिन्न फसलों में ऑयल परसेंटेज दिया हुआ है। नारियल में कितना होता है? 60% होता है। तिल में 46 से 52 होता है। मूंगफली में 45% या फिर कहें 44 से 58% क्या होता है? ऑयल होता है। अरंडी या फिर कहें कैस्टर के अंदर आपका 36 से 58% ऑयल परसेंटेज होता है। कुसुम के अंदर आपका जो है 25 से 36% और सूरजमुखी के अंदर कितना होता है? 45 से 50% क्या होता है? ऑयल परसेंटेज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक सफ़ेद क्यों होता है? बीटा कैरोटीन का रंगहीन विटामिन ए में रूपांतरण। दूध में मौजूद बीटा कैरोटीन के कारण भैंस के दूध में अधिक वसा होती है। भैंस के दूध में राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण। तो बेसिकली बीटा कैरोटीन का रंगहीन विटामिन ए में रूपांतरण। देखो जो गाय होती हैं वो बीटा कैरोटीन को क्या नहीं कर पाती? कन्वर्ट नहीं कर पाती किसमें? आपका विटामिन ए में। लेकिन जो आपकी बफेलोज हैं, भैंस हैं, ये जो है बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन ए में, जिस कारण से जो भैंस का दूध है वो सफ़ेद होता है गाय के मुकाबले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर बीटा कैरोटीन का रंगहीन विटामिन ए में रूपांतरण। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे रेशम प्रोटीन के रूप में जाना जाता है? ग्लूटेनिन, सेरिसिन, एल्बुमिन या ओरिजिनिन। तो नॉर्मली कौन सा जो है आपका रेशम प्रोटीन है? यहाँ पर सेरिसिन है। ग्लूटेनिन किसका है? आपका गेहूं का है। ग्लूटेनिन किसके में पाया जाता है? आपका गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एल्बुमिन आपका जौ के अंदर पाया जाता है और ओरिजिनिन आपका जो है धान के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। आगे जो है विभिन्न प्रोटीन दिए गए हैं और फसलें दी गई हैं। देखिए फसल और प्रोटीन, चावल में कौन सा प्रोटीन होता है? ओरिजिनिन। मक्का में जीन होता है। रेशम प्रोटीन सेरिसिन या फाइब्रोलिन। गेहूं में प्रोटीन ग्लूटेनिन पाया जाता है। जौ में एल्बुमिन और सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लीसिन पाया जाता है। कौन सा बच्चों? ग्लीसिन पाया जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। एफपीए मानकों के अनुसार गाय के दूध का एसएनएफ, एसएनएफ क्या होता है? सॉलिड नॉट फैट। एसएनएफ क्या होता है? सॉलिड नॉट फैट या फिर कहें वसा रहित पदार्थ। तो गाय के दूध में कितना वसा रहित पदार्थ होता है? ए 8.0%, 8.B 8.5, सी 9.0 या 7%। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। 8.5 जो है गाय के दूध में क्या होता है? एसएनएफ या वसा रहित पदार्थ या फिर कहें सॉलिड नॉट फैट होता है। ठीक, आगे देखो विभिन्न जो मिल्क दिए हुए हैं उनका एसएनएफ व फैट परसेंट दिया हुआ है। यहाँ पर
काऊ मिल्क या गाय के दूध का जो फैट होती है 4% होती है और एसएनएफ कितना होता है 8.5% होता है। बफेलो मिल्क का 5 से 6% तो फैट होता है, 9% एसएनएफ होता है। गॉट मिल्क में बकरी के दूध में 3.5% फैट होता है, 8.5 एसएनएफ होता है। सीप मिल्क में 3.5 तो आपका फैट होता है, 8.5 क्या होता है एसएनएफ होता है। टोन्ड मिल्क में 3% क्या होता है फैट, 8.5 आपका एसएनएफ होता है। डुअल टोन्ड मिल्क में 1.5 तो आपका क्या होता है फैट और 9% एसएनएफ होता है। स्किम्ड मिल्क में आपका 0.5 से कम तो आपका क्या होता है फैट होता है, 8.5 क्या होता है आपका एसएनएफ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपका प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है अक्योची डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉल्ड बाय। चावल का अक्योची रोग किसके कारण होने वाली विषाक्तता के कारण होता है, जिंक, आयरन, H2S या फास्फोरस। तो बेसिकली जो अक्योची रोग होता है चावल के अंदर वो किसकी विषाक्तता के कारण होता है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S की विषाक्तता के कारण होता है। किसके कारण बच्चों, H2S की विषाक्तता के कारण। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है आपका धान में, जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण जो है खैरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका, खैरा रोग होता है। किसके कारण, आपका जिंक की कमी के कारण। और आपका ब्रोनेजिंग होता है किसके कारण, आयरन की विषाक्तता के कारण। कौन सा होता है, ब्रोनेजिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखो, बीमारी दी हुई है और पोषक तत्वों की कमी व विषाक्तता दी हुई है। फूल गोभी की बटनिंग होती है नाइट्रोजन की कमी से। तंबाकू की शीर्ष बीमारी होती है बोरॉन की कमी से। आम की पत्तियां झुलसना या पत्ती झुलसा होता है पोटेशियम की कमी से। फूल गोभी की विप्टेल होती है मोलिब्डेनम की कमी से। चावल का खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। टमाटर का ब्लोसम एंड रॉट होता है कैल्शियम की कमी से। सेब में फल का फटना बोरॉन की कमी के कारण होता है। और आंवला का आंतरिक क्षय जो होता है किसके कारण होता है बच्चों, बोरॉन की कमी के कारण। किसके कारण, बोरॉन की कमी। ठीक, इतना क्लियर है, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय बीमा योजना जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है इसे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, 1999 में, 1997 में, 1998 या 1996। तो जो आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या राष्ट्रीय बीमा योजना है यह कब शुरू हुई थी आपकी, 1999 में, या रबी 1999। कब, आपकी रबी सीजन 1999 शुरू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और पहला जो है फसल बीमा योजना, एक योजना थी फसल बीमा योजना जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसी के स्थान पर जो है आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है शुरू की गई थी, जो कि आपकी 1985 में शुरू हुई थी। ये याद लिख लेना कि फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई, रबी 1999 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 दिया है कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ 1976 में, 1930 में, 1968 या 1954 में। तो जो आपका कीटनाशक अधिनियम है कब पारित हुआ था आपका, 1968 के अंदर। कब पारित हुआ कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंदर। ठीक, आगे कुछ अधिनियम दिए हुए, जैसे 1966 में बीज अधिनियम या सीड एक्ट पारित हुआ। 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या फिर कहें प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट आया। 2003 में पादप संगरोध अनुक्रम या प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर आया। 1937 में एगमार्क अधिनियम या एगमार्क एक्ट आया। 1992 में दूध एवं दूध उत्पाद अनुक्रम या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया। 1955 में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया। और 2006 के अंदर FSSAI एक्ट या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया या FSSAI एक्ट आया। कब आपका, 2006 के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि आपकी कृषि से संबंधित है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 1954 में, 1942, 1946 या 1952 में। तो जो आपका अधिक अन्न उपजाओ अभियान है या ग्रो मोर फूड कैंपेन, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब शुरू हुआ था आपका? 1942 के अंदर। कब शुरू हुआ था बच्चों? 1942 के अंदर जो है अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? 1970 में, 1966 में, 1965 में या 1960 में? तो सबसे पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1966 में। और न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है जो कुल जो है 23 फसलों के लिए दिया जाता है, जिसमें से 22 फसलों पर तो एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? 22 के लिए। और एक के लिए या फिर कहें गन्ना के लिए क्या दिया जाता है? आपका एफआरपी या फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल फेमाइन अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का अकाल पड़ा था या बंगाल में अकाल पड़ा था? 1945 में, 1952, 1943 या 1975? तो देखो, जो आपका बंगाल अकाल या फिर कहें बंगाल फेमाइन पड़ा था, ये तो पड़ा था आपका कब? 1943 में, 1943 में पड़ा था। किसके कारण पड़ा था आपका? धान के भूरा धब्बा रोग। किसके कारण बच्चों? धान के भूरा धब्बा रोग। धान के भूरा धब्बा रोग, भूरा धब्बा रोग। धान के भूरा धब्बा रोग के या फिर कहें ब्राउन स्पॉट डिजीज, ब्राउन स्पॉट डिजीज के कारण जो है बंगाल अकाल पड़ा था। इसका रोग जनक है आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण जो है बंगाल अकाल पड़ा था आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कुछ जो है आपके एमसीक्यूज हैं किससे संबंधित? कृषि से संबंधित, जो कि आपके रोज सुबह 7 बजे लाइव होते हैं। ठीक है, तो कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ब्रह्मा, जिसमें आपके टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो बढ़िया से जुड़िएगा और ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।